हाय। चलिए आज सीखते हैं कैसे बिग डेटा एनालिस्ट अपाचे स्पार्क को एज अ प्रो इम्प्लीमेंट करते हैं। सो लेट्स लर्न बाय डूइंग अपाचे स्पार्क एज अ प्रो टुडे। अपाचे स्पार्क, अ गेम चेंजिंग टूल जिसने खुद को बिग डेटा एनालिटिक्स इंडस्ट्री के बैकबोन की तरह एस्टैब्लिश किया है, और मैं कहूंगा कि ब्रेन की तरह एस्टैब्लिश किया है। मार्केट्स की एक रिपोर्ट की माने तो द ग्लोबल बिग डेटा मार्केट इज प्रोजेक्टेड टू ग्रो बाय $300 बिलियन बाय 2025, और ये 2032 तक अराउंड $1 ट्रिलियन तक ग्रो कर जाएगा। और अपाचे स्पार्क सबसे ज्यादा पॉपुलर इंजन है फॉर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा प्रोसेसिंग एट स्केल। लाखों कंपनियों का फेवरेट, और 80% ऑफ फॉर्च्यून 500 कंपनीज इसे यूज करती हैं। सो टुडे वी आर गोना लर्न बाय हैंड्स ऑन अ ट्विटर डेटा सेट, जिसमें हम एंड टू एंड पायस्पार्क समझेंगे जस्ट इन 10 स्टेप्स। इसके बाद आप भी पायस्पार्क से खेलने लगेंगे एज अ प्रो। सो अपाचे स्पार्क को कैसे इंस्टॉल करना है, कैसे पायस्पार्क को इंस्टॉल करना है, और कैसे आपको जुपिटर लैब जुपिटर नोटबुक को इंस्टॉल करना है, इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है। अगर आपके पास जुपिटर नोटबुक रेडी नहीं है तो प्लीज इस वीडियो में जाएं और देखें। अब हम चलते हैं सीधा सीधा अपने जुपिटर नोटबुक में। So just go and write in a command prompt Jupyter space lab and you will be directed to the Jupyter notebook. I am going to open the Jupyter notebook, जो कि कुछ ऐसा दिखेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं जुपिटर लैब के लॉन्चर टैब में हूँ, और यहाँ से पाइथन 3 IPy कर्नल नोटबुक को मैं क्लिक करता हूँ। जस्ट बाय गिविंग इट अ क्लिक, इसने मुझे एक नई नोटबुक खोल दी है। ये सब बेसिक्स है, राइट? सो चलिए इसे रीनेम कर देते हैं फटाक से। PySpark as a pro Twitter data set end to end, ये रीनेम किया। एंड लेट्स गो टू द फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप में हम कुछ लाइब्रेरीज को इंपोर्ट करेंगे। बाय फ्रॉम PySpark.sql import spark session, from PySpark.sql import row। अब मैं आपको बताता हूँ व्हाट इज PySpark.sql एंड व्हाट इज स्पार्क सेशन। सो PySpark.sql एक मॉड्यूल है जो कि एक की पार्ट है फॉर वर्किंग विद द स्ट्रक्चर्ड डेटा। लाइक हमारे पास डेटा फ्रेम्स होते हैं PySpark में। अभी डेटा फ्रेम्स क्या है, तो फटाक से डेटा फ्रेम के बारे में जानते हैं। डेटा फ्रेम एक डिस्ट्रीब्यूटेड कलेक्शन ऑफ डेटा है जो कि ऑर्गेनाइज्ड होता है नेम्ड कॉलम्स में। आसान भाषा में समझते हैं, जैसे रिलेशनल डेटाबेसेस में एक टेबल होता है, ठीक उसी प्रकार से डेटा फ्रेम होता है पायस्पार्क में। बट देयर इज अ डिफरेंस। क्या डिफरेंस है कि डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा सेट होता है, राइट? सो इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस मल्टीपल नोड्स इन अ स्पार्क क्लस्टर, जिससे कि लार्ज स्केल डेटा पे डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग हो सकती है, और बहुत ही फास्ट प्रोसेसिंग हो सकती है, जो कि इन मेमोरी होती है। नाउ व्हाट इज स्पार्क सेशन? सो स्पार्क सेशन सर्व करता है एज द मेन एंट्री पॉइंट फॉर द PySpark एप्लीकेशंस, और ये हमें अलाउ करता है तीन चीजों के लिए। पहला, हम डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं, हम SQL क्वेरीज रन कर सकते हैं, और हम स्पार्क के जो अंडरलाइन कॉन्फ़िगरेशन है और एग्जीक्यूशन एनवायरनमेंट है, उसे भी एक्सेस कर सकते हैं। व्हाट इज रो? रो एक क्लास है जो कि रो क्रिएट करने के लिए काम आती है, एंड दैट कैन होल्ड नेम्ड कॉलम्स और उनकी वैल्यूज को भी। जब आप रो के साथ काम करते हैं तो हर एक इंस्टेंस जो होता है एक रो को रिप्रेजेंट करता है स्ट्रक्चर्ड डेटा के, जहां कॉलम नेम्स कीज की तरह यूज होती हैं, और जितनी भी एसोसिएटेड वैल्यूज हैं वे डेटा हैं कॉलम्स में। चलिए अब हम क्या करते हैं, स्पार्क में एंट्री करते हैं बाय इनिशियलाइजिंग अ स्पार्क सेशन। इसके लिए हमें एक ऑब्जेक्ट बनाना होगा जो कि है स्पार्क नाम का ऑब्जेक्ट, और इसे बनाने का बिल्कुल सिंपल है, हर जगह एक कॉमन है। स्पार्क सेशन डॉट बिल्डर डॉट ऐप नेम PySpark एंड टू एंड एज अ प्रो। फिर एक बैक स्लैश देंगे, एंटर लगाएंगे, टैब दबाएंगे, एंड देन
डॉट गेट और क्रिएट, और हमें वेरीफाई भी करना होगा कि हमारा स्पार्क सेशन इनिशियलाइज हुआ है। इसके लिए हम सिंपल सा प्रिंट कमांड लेंगे, स्पार्क डॉट वर्जन। चलिए पहले स्टेप को एग्जीक्यूट करते हैं, कंट्रोल एंटर। वेरी गुड। पहले स्टेप को एग्जीक्यूट होने में थोड़ा समय लगता है, फिर बाकी के स्टेप्स बहुत जल्दी जल्दी एग्जीक्यूट हो जाते हैं। तो हमने पहले स्टेप में कुछ नेसेसरी लाइब्रेरीज को, जो कि स्पार्क सेशन और रो को इंपोर्ट किया। फिर हमने एक स्पार्क सेशन को इनिशियलाइज किया। फिर हमने वेरीफाई भी किया कि क्या हमारा स्पार्क सेशन इनिशियलाइज हो गया है बाय जस्ट गिविंग अ प्रिंट। अब चलते हैं स्टेप 2 में, जहां पे मैं अपने डेटा सेट को लोड करूंगा, पर कहाँ? स्पार्क के डेटा फ्रेम पे, जिसे थोड़ी देर पहले बताया था मैंने। और फिर मैं इंस्पेक्ट भी करूंगा क्या मेरा डेटा फ्रेम एग्जिस्ट कर रहा है और कैसा है। तो इसके लिए मुझे एक ऑब्जेक्ट बनाना होगा। यहाँ से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है। अगर आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग फॉर पाइथन क्लियर है तो द बेस्ट है, नहीं तो पहले ये ऊप्स इन पाइथन देखिए इस वीडियो में जा करके, जहाँ मैंने स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ें समझाई है। चलिए आते हैं, तो बनाते हैं एक डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट बाय द नेम df। और इसके लिए मेरा पहले का ऑब्जेक्ट जो कि स्पार्क सेशन में बनाया गया था, दैट इज द स्पार्क। देख लीजिए ऊपर के स्टेप में, स्पार्क डॉट रीड डॉट CSV। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे स्पार्क डॉट रीड डॉट CSV। तो स्पार्क डॉट रीड डॉट CSV एक मेथड है जिसे यूज करते हैं डेटा को लोड करने के लिए, जो कि CSV फॉर्मेट में है, और ये डेटा डेटा फ्रेम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बेसिकली इट्स अ पार्ट ऑफ स्पार्क सेशन डॉट रीड एपीआई। कौन सी एपीआई है? स्पार्क सेशन डॉट रीड एपीआई, जिससे यूजर्स डेटा को रीड कर पाते हैं फ्रॉम वेरियस फाइल फॉर्मेट्स, जैसे कि CSV, जेसन, पार्के, जैसी भी फाइल फॉर्मेट हो, और डायरेक्टली सबको डेटा फ्रेम्स में कन्वर्ट कर देता है फॉर द डिस्ट्रीब्यूटेड एंड पैरेलल इन मेमोरी फास्ट कंप्यूटिंग। साथ ही साथ मुझे देखना है क्या मेरा डेटा फ्रेम बन गया है, तो मैं इसके 5 रोज को शो कराऊंगा। मैं डेटा स्ट्रक्चर को समझने के लिए डेटा फ्रेम की स्कीमा को डिस्प्ले कराने जा रहा हूं, जिसके लिए अगेन मैं डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट को यूज करूंगा, df डॉट प्रिंट स्कीमा। अब मुझे पता नहीं है कि मेरे पास कितने नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स हैं, राइट? तो मैं एक रिकॉर्ड काउंट नाम का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। रिकॉर्ड अंडरस्कोर काउंट इज इक्वल टू df डॉट काउंट। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि मैंने स्पार्क डॉट रीड डॉट CSV को यूज किया है यहाँ पे, तो मुझे यहाँ पे पाथ देना होगा मेरी CSV फाइल का। मैं जाता हूँ फाइल की लोकेशन में, और वहां पे उसे राइट क्लिक करके कॉपी एज पाथ करता हूँ, एंड आई एम गोना कम हियर एंड आई पेस्ट इट हियर एज इट इज। अब मेरे को छोटी सी चीज यहाँ पे याद रखनी है, सारे बैक स्लैशेस को डबल बैक स्लैश में कन्वर्ट करना है। अब मेरे डेटा सेट पे हेडर है, तो मैंने हेडर इक्वल्स टू ट्रू कर दिया। सो एवरीथिंग इज फाइन। चलिए इसे एग्जीक्यूट करते हैं, कंट्रोल एंटर। दैट्स बेटर। टोटल रिकॉर्ड्स आर 180, और पहले 5 रिकॉर्ड्स देख लेते हैं। रोहित ने ट्वीट किया है, जिसका ट्वीट टेक्स्ट है एक्सप्लोरिंग बिग डेटा समथिंग। देन थर्ड रिकॉर्ड इज अ डुप्लीकेट, इवन द फिफ्थ रिकॉर्ड इज ऑल्सो डुप्लीकेट। ओके, तो यहाँ पे डुप्लीकेट्स दिख रहे हैं मुझे, टाइम स्टैम्प भी सेम है। ओके, ये मेरे डेटा फ्रेम की स्कीमा है, and the total records are 180. Let's go to step number 3. स्टेप 3 में हम बेसिक क्लीनिंग करने वाले हैं, जिसमें कि सबसे पहले मैं डुप्लीकेट्स को ड्रॉप करूंगा, एंड दैट विल बी बेस्ड ऑन अ स्पेसिफिक कॉलम। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं हम, रोहित यूजर है, इसका ट्वीट टेक्स्ट फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ रिकॉर्ड में सेम है। इवन द लोकेशन इज ऑल्सो सेम। यू कैन फाइंड द टाइम स्टैम्प एज वेल, सेम इन द फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ रिकॉर्ड। तो चलिए ड्रॉप करते हैं डुप्लीकेट्स को, अपना काम आसान करते हैं। मैंने यहाँ पे df अंडरस्कोर क्लीन्ड करके एक ऑब्जेक्ट बना लिया है,
और इसके लिए मैं यूज करने जा रहा हूं df.drop duplicates and I'm going to specify on the basis of what all fields I want to drop these duplicates. तो ये fields हैं user, tweet text और location. So I'm going to furnish them user, comma, tweet underscore text and location. अब मैं टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स को काउंट भी करना चाहता हूं आफ्टर ड्रॉपिंग द डुप्लीकेट्स। तो अब मैं रिकॉर्ड अंडरस्कोर काउंट वन नाम का एक वेरिएबल बनाऊंगा। सो रिकॉर्ड अंडरस्कोर काउंट वन इक्वल्स टू df डॉट cleaned डॉट काउंट और मैं इसे प्रिंट भी करा दूंगा। आगे बढ़ते हैं। बेसिक क्लीनिंग में हम अब कुछ रोज जिनमें मिसिंग वैल्यूज हैं उन्हें ड्रॉप करने वाले हैं। सो अब मैं df अंडरस्कोर cleaned वन नाम का ऑब्जेक्ट बताऊंगा फ्रॉम दी df अंडरस्कोर cleaned डेटा फ्रेम और मैं यहाँ पे ड्रॉप na ड्रॉप नल एट्रीब्यूट मेथड को यूज करूंगा। लेट्स काउंट द टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स आफ्टर नल वैल्यूज आर ड्रॉप्ड। इसके लिए मैंने रिकॉर्ड अंडरस्कोर काउंट टू नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाया है फ्रॉम df अंडरस्कोर cleaned वन और इसमें डॉट काउंट मेथड को यूज किया है। लेट्स प्रिंट दिस एज वेल। It's time for the execution. Control Enter. So यहाँ पे थोड़ी सी एरर थी जिसे कि मैंने सुधार लिया। df underscore cleaned और that's good. Total records after duplicate records cleaning 171. Total records after missing values record cleaning 168. अब हम स्टेप नंबर 4 की ओर चलते हैं जहां पे हम कुछ बेसिक ट्रांसफॉर्मेशंस के बारे में सीखेंगे। एक डेटा फ्रेम बन गया है जिसके अंदर डेटा है, कुछ बेसिक क्लीनिंग कर दी है, पर अब हमें कुछ बेसिक ट्रांसफॉर्मेशन करने होंगे। एज अ प्रो अगर आपको काम करना है तो ये कुछ डॉट सेलेक्ट, डॉट फिल्टर, डॉट विद कॉलम और इनके ऐसे कई ट्रांसफॉर्मेशंस अवेलेबल हैं, बट जनरली इन्हें बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है। लेट्स इम्प्लीमेंट देम एंड लर्न देम इन पैरेलल। सबसे पहले मैं एक लेंथ फंक्शन को इंपोर्ट करूंगा फ्रॉम pyspark.sql.functions मॉड्यूल से। सो इन PySpark length is a function from the pyspark.sql.functions module and this is used to compute the length of a string column in a data frame। जैसे कि ट्वीट अंडरस्कोर टेक्स्ट है हमारे डेटा फ्रेम में, तो उसकी लेंथ कितनी है, एक ट्वीट टेक्स्ट की लेंथ कितनी है, ये मुझे अगर कैलकुलेट करना है तो मुझे यहाँ पे लेंथ फंक्शन की नीड होगी और लेंथ फंक्शन एक नया कॉलम रिटर्न करेगा स्ट्रिंग लेंथ हर एक रो की कैलकुलेट करने के बाद। तो लेंथ एक फंक्शन है, ना कि मेथड है क्लास का। अगर आपको ये जानना है तो पाइथन में फंक्शंस को भी ऑब्जेक्ट्स की तरह ट्रीट किया जाता है और उन्हें आर्ग्यूमेंट्स की तरह पास किया जा सकता है ऑन स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स। अगर आपको पाइथन फंक्शंस और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में डिटेल में जानना है इसी कोड बेस को समझने के लिए, तो अब मैं यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ df अंडरस्कोर selected फ्रॉम df अंडरस्कोर cleaned वन, जो कि मैंने ऊपर में एक ऑब्जेक्ट बनाया था नल एट्रीब्यूट्स को भी ड्रॉप करने के बाद और मेरे पास रिकॉर्ड काउंट 168 आए थे और मैं यहाँ पे 3 रोज को सेलेक्ट करने जा रहा हूँ। यूजर नेम, देन ट्वीट टेक्स्ट एंड देन टाइम स्टैम्प। सो यूजर ट्वीट अंडरस्कोर टेक्स्ट एंड टाइम स्टैम्प। तो अब मैं यहाँ पर सबसे पहले df अंडरस्कोर selected नाम का एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ फ्रॉम df अंडरस्कोर cleaned वन ऑब्जेक्ट जो कि मैंने ऊपर बनाया था और इसमें डॉट सेलेक्ट मेथड को यूज करने जा रहा हूँ ऑन द बेसिस ऑफ स्पेसिफिक रोज लाइक यूजर tweet अंडरस्कोर टेक्स्ट एंड टाइम स्टैम्प। लेट्स एग्जीक्यूट दिस स्टेप। परफेक्ट। लेट्स मूव ऑन टू द स्टेप नंबर 5 बेसिक ट्रांसफॉर्मेशंस, जिसमें मैं डॉट फिल्टर मेथड यूज करने वाला हूँ जहाँ पे मैं ट्वीट्स को फिल्टर करूंगा बाय द हैशटैग। जिनमें बिग डेटा की हैशटैग होगी उन्हीं ट्वीट्स को फिल्टर कर दूंगा मैं बाकी ट्वीट से।
तो मैंने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बना लिया है filtered underscore df, और इसमें df underscore selected, जो कि ऊपर select मेथड यूज किए हुए डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट को यहाँ पे डॉट फिल्टर मेथड इंप्लीमेंट करने वाला हूँ। tweet underscore text डॉट कंटेंट्स मेथड को यूज करूंगा और फिल्टर करूंगा बिग डेटा हैशटैग को। लेट्स शो filtered underscore df डेटा फ्रेम टॉप 5 रोज। अब हम पैटर्न बेस्ड मैचिंग या पैटर्न बेस्ड सर्च समझ लेते हैं, जिसमें कि हम एक पावरफुल रेजिक्स को यूज करते हुए सर्च करेंगे, जहां के लिए मैं एक आर लाइक अंडरस्कोर फिल्टर्ड अंडरस्कोर df नाम का एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूं। मेथड बिल्कुल ऊपर की तरह रहेगा, सो आई एम गोना कॉपी एवरीथिंग हियर। df अंडरस्कोर सेलेक्टेड डॉट फिल्टर df अंडरस्कोर सेलेक्टेड ट्वीट अंडरस्कोर टेक्स्ट। मैं इसके पैर मैं स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर देता हूँ एंड लेट्स जस्ट चेक बिग डेटा। हाँ, ओके, दैट्स गुड। और यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ डॉट कंटेंट्स की जगह मैं डॉट आर लाइक मेथड यूज करूंगा और अंदर में एक आर स्ट्रिंग यूज करूंगा फॉर द रॉ स्ट्रिंग। तो मैं दोनों के बीच का डिफरेंस आपको जल्दी बताता हूँ। लेट्स जस्ट एग्जीक्यूट देम एंड फाइंड द डिफरेंस बिटवीन देम। सो बेसिकली यहाँ पे हमने दो मेथड्स यूज किए हैं। एक है डॉट कंटेंट्स मेथड, जो कि एक सिंपल सबस्ट्रिंग सर्च होता है, जो केवल कॉलम में से एग्जैक्ट सबस्ट्रिंग को सर्च कर देगा। इट्स अ केस सेंसिटिव बाय डिफॉल्ट। यहाँ पे कोई भी रेगुलर एक्सप्रेशन को यूज नहीं किया जाता है, जबकि डॉट आर लाइक रेगुलर एक्सप्रेशन को यूज करते हुए एक पैटर्न बेस्ड मैचिंग को अलाउ करता है, जिससे कि आप कॉम्प्लेक्स सर्च पैटर्न्स जैसे कि स्लैश डी फॉर डिजिट्स, स्लैश डब्ल्यू वर्ड कैरेक्टर्स के लिए यूज कर सकते हैं। ये बहुत ही फ्लेक्सिबल और पावरफुल होता है, एंड दिस इज ऑल्सो केस सेंसिटिव बाय डिफॉल्ट। लेट्स जस्ट एग्जीक्यूट देम एंड फाइंड द डिफरेंस बिटवीन देम। सो वेरी सिंपल, डॉट शो मेथड यूज कर लेते हैं एंड द 5 टॉप रोज। दैट इज गुड। तो मुझे यहाँ पे ट्वीट टेक्स्ट जहाँ पे बिग डेटा यूज हुआ है, वो सारे फिल्टर हो गए हैं। दिस इज गोइंग ग्रेट। लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्टेप। अब देखिए, आप एक ऐसा टेबल बनाना चाहते हैं जहाँ पे ट्वीट टेक्स्ट हो और हर एक ट्वीट टेक्स्ट के सामने उस ट्वीट की लेंथ हो, जिससे कि हम पता कर सकें एवरेज ट्वीट लेंथ क्या है इस स्पेसिफिक इंटरवल ऑफ टाइम में बाय यूजर्स। तो ये अचीव करने के लिए हम एक डॉट विद कॉलम नाम का ट्रांसफॉर्मेशन यूज करने जा रहे हैं। लेट्स रिवर्स दिस। तो चलिए, मैं आपको कोड बेस एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे मैंने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाया है df अंडरस्कोर विथ अंडरस्कोर लेंथ, जो कि मेरे पहले के डेटा फ्रेम जो कि filtered अंडरस्कोर df यहाँ पे मैंने बनाया था। डॉट कंटेंट्स मेथड को यूज करते हुए बिग डेटा वाले सारे ट्वीट टेक्स्ट को मैंने फिल्टर किया था, और उनके लिए मैं एक स्पेसिफिक कॉलम बनाना चाहता हूं, और उसके लिए मैंने यूज किया है डॉट विद कॉलम। सो डॉट विद कॉलम एक मेथड है जिसे यूज किया जाता है नए कॉलम को ऐड करने के लिए टू एन एग्जिस्टिंग डेटा फ्रेम, या फिर एक एग्जिस्टिंग कॉलम को रिप्लेस करने के लिए नए कॉलम से, बट ऑन द बेसिस ऑफ कुछ ट्रांसफॉर्मेशन या फिर जो भी ऑपरेशन आप लगाना चाहें। अब मैं डॉट विद कॉलम यूज करते हुए एक नया कॉलम बना रहा हूं ट्वीट अंडरस्कोर लेंथ, और ये कहाँ से आएगा? ट्वीट अंडरस्कोर टेक्स्ट की कॉलम की लेंथ को निकालने के बाद। तो जिससे कि अब मेरा df अंडरस्कोर विथ अंडरस्कोर लेंथ को मैं सेलेक्ट करूंगा इसमें से ट्वीट अंडरस्कोर टेक्स्ट और ट्वीट अंडरस्कोर लेंथ को, और मैं शो करता हूं टॉप 5 रोज को। लेट्स एग्जीक्यूट दिस। तो आप देख सकते हैं ट्वीट अंडरस्कोर लेंथ एक नया कॉलम आ गया है, जिसने की लेंथ ऑफ ट्वीट अंडरस्कोर टेक्स्ट कॉलम के सारे रोज की वन बाय वन लेंथ निकाल ली और मुझे यहाँ पे लेंथ निकाल कर दे दी।
ये कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस आपको इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं। लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्टेप। अब हम सबसे कॉमन बट सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द पार्क पे आ चुके हैं, जो कि है परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन। सो बेसिकली जब भी हम परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन की बात करते हैं स्पार्क में, तो टंगस्टन और कैटलिस्ट, तो कैटलिस्ट ऑप्टिमाइज करता है लॉजिकल प्लान को और डिटरमाइन करता है कैसे स्पार्क को किसी भी क्वेरी को एग्जीक्यूट करना चाहिए। जैसे कि कौन से जॉइन को यूज करना है, कब ग्रुप बाय को यूज करना है, फिर डॉट फिल्टर को यूज करना है, या फिर एग्रीगेट फंक्शंस को यूज करना है, जैसे कि सीक्वल में होता है। तो आपने यहाँ पे फ्रॉम पायस्पार्क डॉट सीक्वल यूज किया है। इट मीन्स आप जहां जहां पे भी डॉट सेलेक्ट, डॉट फिल्टर, डॉट ग्रुप बाय, डॉट एग्रीगेट, ये डॉट मैप जहां जहां पे भी यूज कर रहे हैं, वहां पे ऑटोमेटिकली कैटलाइज्ड ऑप्टिमाइजर इन्वॉल्व्ड है, जो कि आपकी परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज कर रहा है। आपको इसे अलग से कहीं भी इंप्लीमेंट करने की जरूरत नहीं है। इट्स ऑल ऑटोमेटिकली। और यहाँ पे बाइट कोड जनरेशन, मेमोरी मैनेजमेंट और फिर कॉलमनार प्रोसेसिंग करने के लिए, जिससे कि बहुत फास्टर एग्जीक्यूशन हो, इसका पूरा ध्यान रखता है टंगस्टन। दैट इज ऑल्सो बीइंग डन ऑटोमेटिकली। आपको कुछ भी नहीं करना है। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ कैटलिस्ट एंड टंगस्टन। तो देखिए, कैटलिस्ट स्पार्क का क्वेरी ऑप्टिमाइजर है, जो लॉजिकल ऑप्टिमाइजेशन को परफॉर्म करता है और फिजिकल प्लानिंग करता है सीक्वल और डेटा फ्रेम क्वेरीज के लिए। जबकि टंगस्टन स्पार्क के एग्जीक्यूशन इंजन का वह पार्ट है जो केवल और केवल फिजिकल ऑप्टिमाइजेशन, जैसे कि मेमोरी मैनेजमेंट, ऑफ हीप स्टोरेज, कोड जनरेशन, लाइक बाइट कोड जनरेशन एंड कॉलमनार प्रोसेसिंग को फास्टर एग्जीक्यूशन के लिए फोकस करता है। तो चलिए मैं एक बार कैटलिस्ट और टंगस्टन का छोटा सा एग्जांपल सीक्वल के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको देता हूं, जिससे कि सीक्वल आपको थोड़ा सा रिमाइंड होगा। बाय ग्रुप बाय एंड ऑर्डर बाय फंक्शंस, यहाँ पे इन्हें मेथड्स की तरह यूज करेंगे हम। तो हमने एक नया तो हम यहाँ पर यूजर अंडरस्कोर ट्वीट अंडरस्कोर काउंट नाम का एक नया ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, प्रीवियस ऑब्जेक्ट df अंडरस्कोर विथ अंडरस्कोर लेंथ की सहायता से। और मैं यहाँ पे डॉट ग्रुप बाय, डॉट ऑर्डर बाय को इम्प्लीमेंट करूंगा, जो कि ऑटोमेटिकली ऑप्टिमाइज्ड है बाय द टंगस्टन। एंड कैटलिस्ट इक्वल्स टू फॉल्स। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने df अंडरस्कोर विथ अंडरस्कोर लेंथ में ग्रुप बाय यूज किया है यूजर के लिए। तो ऑन द बेसिस ऑफ यूजर कॉलम इसे ग्रुप बाय किया जाएगा, फिर काउंट किया जाएगा, फिर ऑर्डर किया जाएगा बाय यूजिंग ऑर्डर बाय, और इसे असेंडिंग को मैंने फॉल्स कर दिया है। लेट्स एग्जीक्यूट दिस। दैट इज गुड। अब मैं इसे शो भी करता हूं। तो डॉट शो मेथड लगा दिया है मैंने यहाँ पे, एंड यू कैन चेक दैट यहाँ पे यूजर की काउंट हो गई है विक्रम, प्रीति, सिद्धि, अमित, प्रियंका। तो यहाँ पे मेरे को केवल 5 रोज मिले हैं ऑन द बेसिस ऑफ ट्वीट काउंट। आई हैव grouped them by using group by and then I made them order by। तो ये सब कुछ हमने सीक्वल में देख रखा है। सेम टू सेम यहाँ पे भी पाइस पार्क में भी यूज होता है, बट इनकी परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज ऑटोमेटिकली करा जाता है बाय यूजिंग टंगस्टन एंड कैटलिस्ट।
तो अब जब बात चली है सीक्वल की, तो क्या हम स्पार्क में भी क्या सीक्वल जैसी क्वेरीज लिख सकते हैं? क्योंकि हम सीक्वल से प्यार करते हैं, राइट? सो यस, दैट इज पॉसिबल, जो कि हम यहाँ पे स्पार्क सीक्वल के नाम से जानते हैं। बट देर इज अ कंडीशन बिफोर दैट। बिफोर रनिंग सीक्वल क्वेरीज ऑन अ डेटा फ्रेम, हमें सबसे पहले उसे रजिस्टर करना होगा एज अ टेम्पररी व्यू, जिससे हम उसे एक्सेस कर सकें यूजिंग द सीक्वल। तो हम यही करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम टेम्पररी व्यू बनाएंगे यहाँ पे विद द नेम ट्वीट्स। एक बार ये टेम्पररी व्यू बन गया, तो फिर इस पे हम बिल्कुल सीक्वल जैसी क्वेरी लिख देंगे। लेट्स डू दैट। सो df अंडरस्कोर cleaned वन, ये वो डेटा सेट है जिसे कि मैंने काफी पहले क्लीन किया था, और मैं आपको वापस दिखा देता हूँ। और उसी में मैं डॉट क्रिएट और रिप्लेस टेम्प व्यू, इस मेथड को यूज करूंगा, और अंदर मैं डाल दूंगा कौन से नेम का मुझे टेम्पररी व्यू बनाना है, दैट इज द ट्वीट्स। तो ये है df अंडरस्कोर cleaned वन, जहां पे हमने रोज को ड्रॉप किया था विद द मिसिंग वैल्यूज बाय यूजिंग ड्रॉप एनए। तो अब मैं यहाँ पे एक सीक्वल क्वेरी लिखने जा रहा हूँ टू फाइंड द टॉप 5 यूजर्स विद द मोस्ट नंबर ऑफ ट्वीट्स। तो आप जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे टॉप अंडरस्कोर यूजर्स एक मेरा ऑब्जेक्ट बन गया है, जहाँ पे मैंने स्पार्क डॉट सीक्वल को यूज किया है, और अंदर में सीधी सीक्वल क्वेरी लिख दी है। सेलेक्ट यूजर कॉमा काउंट स्टार एज ट्वीट अंडरस्कोर काउंट फ्रॉम ट्वीट्स ग्रुप बाय user order by tweet underscore count DESC limit 5। चलिए इसे एग्जीक्यूट करते हैं एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस। दैट्स ग्रेट। तो सबसे ज्यादा ट्वीट्स किए हैं ईशा ने, देन राहुल ने, देन नेहा ने, देन प्रिया, नील, इन्हें तीन तीन ट्वीट किए हैं। सो दैट इज ग्रेट। यहाँ पे हमारी सीक्वल क्वेरीज को हमने रन कर लिया जस्ट by creating temporary view with the name tweets. Let's go to the second last step of the day. मैं अपने सेकंड लास्ट स्टेप में अपने डेटा फ्रेम को एक persistent स्टोरेज में राइट कराना चाहता हूँ by using dot write method. Can you check this? Dot write, तो मेरा डेटा फ्रेम क्या है? df underscore cleaned one, जो कि मैंने यहाँ पे वापस यूज किया था, और बहुत स्टार्टिंग में मैंने इसे बना लिया था df underscore cleaned one after using drop null attributes। तो आते हैं, मैं इसे एक मोड जो कि ओवरराइट मोड को यूज करते हुए बना रहा हूं, और .csv will be the format of my file that will be stored। तो यही डेटा फ्रेम जो बनाया गया है वो मेरे पास स्टोर हो जाएगा, और इसका हेडर जो रहेगा वो एग्जिस्ट करेगा, इसलिए मैंने हेडर इक्वल्स टू ट्रू कर दिया है। इसे मैंने एक पाथ दे दिया है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, एज अ प्रो पाई स्पार्क। ये सी में मैंने एक फोल्डर बनाया है, उसके अंदर में मैंने ट्विटर डेटा सेट स्पार्क आउटपुट नाम का एक फोल्डर एक्सपेक्ट किया है। लेट्स एग्जीक्यूट दिस। दैट इज ग्रेट। मैं अपनी सी ड्राइव के अंदर आ गया हूँ, जहाँ पे मैंने एक फोल्डर बनाया एज अ प्रो पाई स्पार्क, और इसके अंदर मेरा डेटा सेट था स्टार्टिंग से जो मैंने लिया था, और ये मेरा आउटपुट जो मुझे भी मिल गया है। You can check the time of recording as well. This is around 3 a.m. in the morning. So let me just check. जैसा कि आप देख सकते हैं, this is the output। ये ordered वे में अरेंज कभी भी नहीं होता। You can find the ID is now random, 31 then 2 then 68 then 94, right? जबकि हमने ऑर्डरली अपने डेटा सेट को फीड कराया था। दैट्स ब्यूटीफुल। मैं एक बार इस पूरे डेटा सेट को स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ, जिससे कि आप अच्छे से चेक कर सकें। दैट्स ग्रेट, वी हैव समथिंग एज एन आउटपुट फ्रॉम द डेटा फ्रेम। Let's move to the last step, that is convert the data frame to RDD. So RDD क्या है? Resilient Distributed Data Set, और इसे क्यों यूज करते हैं स्पार्क में, क्या जरूरी है RDD से काम करना, ये सब कुछ जानने के लिए आप देखिए नेक्स्ट वीडियो। ये अंत नहीं, ये शुरुआत है प्यारे। Okay, that's it from my side.
सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए इम्प्लीमेंट PySpark एज अ प्रो। बाय।